अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है। हमने पीछे क्लास में वॉर मॉडल्स पढ़े थे। अभी हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है, तो अभी सिचुएशन ऐसी चल रही है कि क्लास फिजिकल नहीं हो पाएगी, तो मैंने कहा एहतियातन मैं एक रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर देती हूँ। फिर इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट वीक भी टाइम मिला तो हम इसे क्लास में भी देख लेंगे। तो टुडे आवर टॉपिक इज आर्च एंड गार्च मॉडल। कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट में हमारे पास है, बेसिकली इट इज अबाउट मेजरिंग वोलेटिलिटी इन फाइनेंशियल टाइम सीरीज। अब फाइनेंशियल टाइम सीरीज जो हमारे पास होती है आजकल, स्पेशली फाइनेंशियल इकोनोमेट्रिक्स का यूज़ भी बहुत चल रहा है। उसके मॉडल्स और वो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जिससे जो इन्वेस्टर्स होते हैं आप उनका बिहेवियर चेक कर सकते हैं टुवर्ड्स एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड टुवर्ड्स रिस्क। रिस्क को अनसर्टेनिटी भी कहते हैं कि किस तरह से इन्वेस्टर्स रिटर्न्स और रिस्क की तरफ बिहेव करते हैं। अच्छा, अब ये जो मॉडल्स होते हैं, these models are capable of dealing with volatility of the series. अब volatility क्या है? It is simply the variance of the series. हमारे जो पहले हम पढ़ते चले आ रहे हैं इकोनोमेट्रिक एनालिसिस में, हम जो वेरिएंस पढ़ते हैं डिस्टर्बेंस टर्म का, उसको हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। हम कहते हैं कि क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की एक बहुत क्रूशियल असम्पशन है कि हमारा वेरिएंस कांस्टेंट होना चाहिए, और इसको हम कहते हैं होमोसेडास्टिसिटी असम्पशन। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी फाइनेंशियल या इकोनॉमिक टाइम सीरीज है, जिसमें हम स्टॉक प्राइसेस लेते हैं, एक्सचेंज रेट्स या इन्फ्लेशन रेट्स की बात करते हैं, तो ये जो सीरीज होती हैं जो स्पेसिफिकली फाइनेंशियल होती हैं इन नेचर, इसमें देयर आर सर्टेन पीरियड्स ऑफ अनयूजुअली हाई वोलेटिलिटी over extended period of time, followed by more tranquil or calm periods of low volatility, and this is called volatility clustering. तो वोलेटिलिटी क्लस्टरिंग क्या है कि कुछ टाइम पीरियड में आपकी इन टाइम सीरीज में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आ रही होती है, और कुछ टाइम पीरियड्स होते हैं जिसमें इनमें बहुत कम वोलेटिलिटी आ रही होती है, तो क्लस्टर्स बन जाते हैं हाई वोलेटिलिटी के और लो वोलेटिलिटी के। तो इसको हम कहते हैं वोलेटिलिटी क्लस्टरिंग फिनोमेना, के फाइनेंशियल टाइम सीरीज में हमें ज़्यादा नजर आता है। So the knowledge about volatility is of crucial importance, as inflation itself is not bad, but its variability is bad, which makes financial planning difficult. अब यहाँ पर ये एक फाइनेंशियल डेटा दिया हुआ है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स का। तो दिखाना इसमें आपको मकसद ये है कि यू कैन सी के जो इनिशियली कुछ टाइम पीरियड है, आप देखें 2000 हमारा टाइम है, 2001 वाला है, उसमें कंपैरेटिवली लो वोलेटिलिटी है। फिर जो 2003 वाला तकरीबन एरिया है, उससे थोड़ा पहले, उसमें थोड़ी सी ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको फ्लक्चुएशंस नज़र आ रही हैं। और जो 2009 वाला है, अगर आप उसमें देखें तो बहुत बड़े बड़े स्पाइक्स हैं, उधर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो अब ओवरऑल अगर इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर इनिशियली लो वोलेटिलिटी है, फिर मीडियम वोलेटिलिटी है, और 2009 पर हाई वोलेटिलिटी है। तो ये क्या है? ये वोलेटिलिटी क्लस्टरिंग का फिनोमेना आपको बता रहे हैं कि वोलेटिलिटी के लो मीडियम हाई क्लस्टर्स बन जाते हैं इन फाइनेंशियल टाइम सीरीज। अच्छा, तो अब अगर ऐसा केस है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जब आपकी डिफरेंट क्लस्टर्स हैं वोलेटिलिटी के, कभी हाई है कभी लो है, तो उसमें जो होमोसेडासिसिटी है, या हम कहते हैं जो कांस्टेंट वेरिएंस है, वो अजम्पशन इतनी वैलिड नहीं लेती, वो बहुत लिमिटिंग हो जाती है। तो इसलिए इस सिचुएशंस में हम प्रेफर करते हैं उन पैटर्न को एग्जामिन करें जिसमें वेरिएंस डिपेंड्स ऑन इट्स हिस्ट्री। और अगर हम इसको प्रॉपर टर्मिनोलॉजी में बात करें तो हम कंडीशनल वेरिएंस को नहीं देखते। कंडीशनल वेरिएंस क्या होता है? कंडीशनल वेरिएंस लॉन्ग रन फोरकास्ट होता है वेरिएंस का, और उसको कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो हम उसमें
अनकंडीशनल वेरिएंस को नहीं देखते, हम लॉन्ग रन फोरकास्ट ऑफ वेरिएंस को नहीं देखते। हम किसे देखते हैं? हम देखते हैं कंडीशनल वेरिएंस को। अब कंडीशनल वेरिएंस क्या है? कंडीशनल वेरिएंस शॉर्ट रन वेरिएंस है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन आवर बेस्ट मॉडल ऑफ द वेरिएबल अंडर कंसिडरेशन। अब आपने ये याद रखना है कि फाइनेंशियल टाइम सीरीज में या इकोनॉमिक टाइम सीरीज में वोलेटिलिटी क्लस्टरिंग का फिनोमेना है। There are periods of low volatility and periods of high volatility. उसमें हमारी जो होमोसेडासिसिटी की assumption है वो वैलिड नहीं रहती। हम उसमें जो होमोसेडासिसिटी है या लॉन्ग रन वेरिएंस है या अनकंडीशनल वेरिएंस है, हम उसको स्टडी नहीं करते। हम स्टडी करते हैं फिर कंडीशनल वेरिएंस को, which is also called short term variance, और उसमें फ्लक्चुएशंस आपको नजर आएंगी। आपका जो वेरिएंस होगा वो हेट्रोसेडास्टिक होगा। Now, consider an example जिसमें there is an investor who is planning to buy an asset at time t and sell it at time t plus 1. करंट टाइम पीरियड में खरीदना चाह रहा है और नेक्स्ट टाइम पीरियड में उसको बेचना चाह रहा है। तो उस इन्वेस्टर के लिए क्या इम्पोर्टेंट होगा? उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि जो एसेट है उसका जो रिटर्न है उसका फोरकास्ट क्या है, और इसके साथ साथ वो ये भी देखने में इंटरेस्टेड होगा कि उसका वेरिएंस क्या है ऑफ द रिटर्न ओवर द होल्डिंग पीरियड, कि उसमें कितनी फ्लक्चुएशंस आएंगी उसके रिटर्न में ओवर द होल्डिंग पीरियड। सो the unconditional variance is of no use either. The investor will want to examine the behavior of conditional variance of the series to estimate the riskiness of the asset at a certain period of time. ठीक है, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा कि वो लॉन्ग रन वेरिएंस को ना देखे, वो शॉर्ट रन वेरिएंस को देखे, क्योंकि उसने सिर्फ 1 साल होल्ड करना है और फिर बेच देना है। तो उसके लिए शॉर्ट रन वेरिएंस इज मोर रेलेवेंट ऑफ द रिटर्न्स। अच्छा, सो जो हमारा टॉपिक है दैट विल फोकस ऑन द मॉडलिंग ऑफ सच बिहेवियर ऑफ कंडीशनल वेरिएंस, और हम इसको कहते हैं कंडीशनल हेट्रोसेडासिटी, ठीक है। और आर्च मॉडल्स को हम कहते हैं, ए आर किसके लिए है? ऑटो रिग्रेसिव के लिए, और सी एच किसके लिए है? वो कंडीशनल हेट्रोसेडासिटी के लिए है। तो इस आर्च की पूरी फॉर्म क्या बन जाती है? ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनल हेट्रोसेडासिटी मॉडल्स। तो आर्च मॉडल बेसिकली हम फाइनेंशियल टाइम सीरीज या इकोनॉमिक टाइम सीरीज में यूज करते हैं जब अनकंडीशनल वेरिएंस, लॉन्ग रन वेरिएंस हमारे काम का नहीं है, कांस्टेंट वेरिएंस की अजम्पशन वैलिड नहीं रहती। हम यूज करते हैं कंडीशनल वेरिएंस, हम शॉर्ट रन बिहेवियर देखते हैं ऑफ वेरिएंस व्हिच इज हेट्रोसेडास्टिक, ठीक है। तो ये मैंने दोनों का वैसे ही कंपैरिजन लिख दिया है, लॉन्ग रन वेरिएंस एंड शॉर्ट रन वेरिएंस। लॉन्ग रन को अनकंडीशनल वेरिएंस कहते हैं, शॉर्ट रन को कंडीशनल वेरिएंस कहते हैं। लॉन्ग रन वेरिएंस आपका कांस्टेंट होता है, उसको होमोसेडास्टिक कहते हैं, और शॉर्ट रन आपका हेट्रोसेडास्टिक वेरिएंस होता है, और इसे हम फाइनेंशियल टाइम सीरीज में यूज करते हैं और उसमें आर्च मॉडल्स को यूज करते हैं। अब आर्च मॉडल्स को देख लेते हैं। एंजल ने प्रेजेंट किया था। एंजल्स मॉडल सजेस्ट दैट द वेरिएंस ऑफ द रेजिडुअल एट टाइम t depends on the squared error terms from past time period। तो डेफिनेशन क्या बता रही है कि जो वेरिएंस है रेजिडुअल का वो किस पे डिपेंड करेगा? वो करंट टाइम पीरियड में डिपेंड करेगा ऑन द स्क्वायर्ड एरर टर्म्स फ्रॉम पास्ट पीरियड। मतलब एरर टर्म का स्क्वायर भी होगा, और वो एरर टर्म कैसी होगी? वो लैग एरर टर्म होगी, क्योंकि पास्ट पीरियड की बात कर रहे हैं। So Angel simply suggested that it is better to model simultaneously the mean and the variance of a series when it is suspected that the conditional variance is not constant। ठीक है, तो अगर हमें पता है कंडीशनल वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है, तो वो कह रहा है कि हमें मीन और वेरिएंस दोनों को देखना चाहिए। अब मॉडल देख लेते हैं सिंपल सा। ये हमारा मॉडल है जिसमें वाई टी डिपेंड्स ऑन एक्स टी। फिर normally we assume that ut is independently distributed with a zero mean and a constant variance sigma square, या मैथमेटिकल नोटेशन में हम कहते हैं कि जो हमारी रेजिडुअल है, जो एरर टर्म है, वो आइडेंटिकली एंड इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है
नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद जीरो मीन एंड सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस। तो एंजल का आइडिया क्या था? वो ये था दैट ही अलाउड द वेरिएंस ऑफ द रेजिडुअल जो सिग्मा स्क्वायर है टू डिपेंड ऑन हिस्ट्री or to have heteroscedasticity because the variance will change over time। तो एंजल ने अपना आइडिया फॉर्मुलाइज कैसे किया कि हम हेट्रोसेडास्टिक वेरिएंस को कैसे कंसिडर कर सकते हैं। हम इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि जो रेजिडुअल्स का वेरिएंस है इट शुड डिपेंड ऑन इट्स हिस्ट्री। अगर वो अपनी हिस्ट्री पर डिपेंड करेगा तो हम कह सकते हैं कि वो एक हेट्रोसेडास्टिक वेरिएंस है जो टाइम के साथ चेंज होता है। One way to allow for this is to have the variance depend on one lagged period of the squared error term। तो ये देख लें, एरर का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर टी इन करंट टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? गैमा नॉट प्लस गैमा वन यू टी माइनस वन स्क्वायर। क्या कहा था कि वेरिएंस की जो एरर टर्म है उसके स्क्वायर के लैग पर डिपेंड करेगा। ठीक है, एरर टर्म का लैग होगा और उसके स्क्वायर पर रेजिडुअल का वेरिएंस डिपेंड करेगा। तो अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ये हमारी वेरिएंस की इक्वेशन है। ठीक है, आई रिपीट दैट द वेरिएंस ऑफ द रेजिडुअल टर्म सिग्मा स्क्वायर डिपेंड्स ऑन इट्स प्रीवियस पीरियड्स स्क्वायर टर्म। दिस इज बेसिक आर्च वन प्रोसेस। आपको पता है आर्च वन हम इसको क्यों कह रहे हैं, उसमें सिर्फ एक लैग इंक्लूड किया है हमने। Following on, the Arch-1 model will simultaneously model the mean and variance of the series with the following specification। ये वाली इक्वेशन आ गई वाई टी और एक्स टी की, फिर यू टी आई आई टी है विद जीरो मीन एंड एच टी वेरियंस। हम यहाँ पर सिंपली सिग्मा स्क्वायर को एच टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ डिफरेंस नहीं आया। इक्वेशन 5 है वो क्या बन जाएगी, जो आपकी इक्वेशन 3 थी, सिंपली सिग्मा स्क्वायर टी को हम एच टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि एच टी क्या है, एच टी है सिग्मा स्क्वायर टी। मीन्स हमने वेरिएंस के लिए एक नोटेशन लगा लिया विच इज एच टी। सो जो वेरिएंस है रिप्रेजेंटेड बाय एच दैट डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर्ड पास्ट वैल्यू ऑफ द एरर टर्म। अब इक्वेशन 4 जो है वो आपकी मेन इक्वेशन है और इक्वेशन 5 जो है वो आपकी वेरिएंस इक्वेशन है। Note that we have changed the notation of the variance from sigma square t to ht। Arch 1 model says that when a big shock happens in period t minus 1, it is more likely that the value of ut in absolute terms will also be bigger। कि अगर कोई शॉक आता है पीरियड t माइनस वन में तो ut की वैल्यू भी बड़ी होगी। दैट इज when ut minus 1 square is large or small, the variance of the next innovation ut is also large and small। मतलब अगर वेरिएंस अपनी प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, हिस्ट्री पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर पास्ट वैल्यू बड़ी होगी तो मोस्ट लाइकली है कि करंट वैल्यू भी बड़ी होगी। अगर पास्ट वैल्यू छोटी होगी तो बहुत लाइकली है कि आपका जो करंट वेरिएंस है वो भी स्मॉल होगा। The estimated coefficient of gamma 1 has to be positive for positive variance। ये तो हमें statistics के कोर्स से पता है कि variance is always positive। तो यहाँ पर हमारा जो gamma 1 का कोफिशिएंट है जो कि ut minus 1 स्क्वायर का कोफिशिएंट है that should be positive to show positive variance। आर्च क्यू मॉडल क्या होगा? अब आपको पता है हम एक लैग इंक्लूड करते हैं तो वो आर्च 1 मॉडल था, दो लैग्स इंक्लूड करेंगे तो वो आर्च 2 हो जाएगा, तीन इंक्लूड करेंगे तो आर्च 3 हो जाएगा और अगर हम क्यू तक लैग्स ऐड करेंगे तो वो आर्च क्यू हो जाएगा। ये सारा हमने जो टाइम सीरीज की ए आर एम ए मॉडल्स वगैरह पढ़े हैं उससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आना चाहिए। The conditional variance can depend not just on one lagged realization but on more than one, for each case producing a different arch process। ठीक है, तो एक से ज्यादा लैग पर भी वेरिएंस डिपेंड कर सकता है। आर्च 2 हो गया जिसमें दो लैग आ गए, अब उसमें क्या है एच टी वेरिएंस जो है वो अपने प्रीवियस दो लैग के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। आर्च 3 में जो एच टी वेरिएंस है वो अपने प्रीवियस तीन
लैग्स के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। और अगर हम इसको जर्नल फॉर्म में लिखें तो ये क्यू तक हमारे पास लैग जाते हैं टी माइनस क्यू स्क्वायर तक। और अगर हम इसको समीशन की फॉर्म में लिखें तो गैमा नॉट एज इट इज आ गया, समीशन आ गया जे का फ्रॉम 1 टू क्यू गैमा जे एंड ut minus j square. ठीक है जी। Therefore, the RHQ model will simultaneously examine the mean and the variance of a series according to the following specification. ये वही इक्वेशन बार बार आ रही है, ये मीन वाली इक्वेशन आ गई मेन, फिर ये हमारे पास वेरिएंस वाली इक्वेशन हमने समेशन वाली फॉर्म में ले ली। हमने कहा कि इसमें क्यू टाइम्स तक लैग जा सकते हैं। अब आपका जो अकॉर्डिंग टू थ्योरी आपको लगे कि आपका वेरिएंस जितने भी लैग्स पर डिपेंड करता है आप उसके उतने लैग ले लेंगे। Again, the estimated coefficient of gammas have to be positive for positive variance. अच्छा, आर्च मॉडल हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कि आर्च इफेक्ट को टेस्ट कैसे करना है। Before estimating ArchQ models, it is important to check for possible presence of arch effects. आप मॉडल तो आर्च का लगा रहे हैं लेकिन पहले उससे चेक करना जरूरी है क्या इसमें आर्च इफेक्ट्स हैं भी या नहीं, मतलब इसमें वेरिएंस कांस्टेंट है या हेटेरोस्केडास्टिक है, पहले उसको चेक करना चाहिए, उसके बाद उस पर आर्च मॉडल लगाएंगे। ठीक है। In order to know which models require the arch estimation method instead of OLS, क्योंकि अगर arch effect नहीं है तो फिर मतलब हेटेरोस्केडास्टिसिटी का प्रॉब्लम नहीं है तो हम OLS यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते। टेस्टिंग फॉर जो आर्च इफेक्ट्स है वो हमने हेटेरोस्केडास्टिसिटी के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा था। हेटेरोस्केडास्टिसिटी की डिटेक्शन के हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे, उसी में से एक इधर हम देख लेते हैं। जो ब्रुश पैगॉन टेस्ट है उसको हम देख लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन है मेन, और हमारा जो एरर है यूटी फॉलोज एन आर्च वन प्रोसेस। ठीक है। By OLS as usual, note that the mean equation can also have as the explanatory variable autoregressive terms of the dependent variable. To obtain the residuals UT hat and then run an auxiliary regression of the squared residuals on the lagged square terms and a constant as in. अब देखें ये प्रीवियस वही जो हमने पिछले सेमेस्टर में हेटेरोस्केडास्टिसिटी के चैप्टर में टेस्ट पढ़ा था कि आप एरर के स्क्वायर को, एस्टिमेटेड एरर के स्क्वायर को उसकी लैग वैल्यूज के स्क्वायर पर रिग्रेस करते हैं। ये एक ऑक्सिलरी रिग्रेशन होती है टू चेक कि आपके जो एरर्स हैं वो हेटेरोस्केडास्टिक हैं या नहीं। तो आप पास्ट वैल्यूज पे चेक कर रहे हैं, ऑब्वियसली इसकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होगी कि आपके जो गैमा 1 गैमा 2 अप टू गैमा क्यू कोफिशिएंट्स हैं वो जीरो के इक्वल हैं कि नहीं। स्टैटिस्टिक है आपका n इंटू आर स्क्वायर, और नल हाइपोथेसिस आपका ये हो गया कि गैमा 1 से गैमा क्यू तक सब जीरो है। द रिजल्टिंग टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉलोज chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद q डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अच्छा जी, अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे इसका क्या मतलब होगा कि जो गैमा 1 से गैमा क्यू तक हैं दे आर different from zero, they are not equal to zero, and if they are different from zero that means कि रेजिडुअल का जो वेरिएंस है वो अपनी पास्ट वैल्यूज से इफेक्ट होता है। अगर वो अपनी पास्ट वैल्यूज से इफेक्ट होता है, डिटरमिन होता है, तो दैट मीन्स देयर इज हेटेरोस्केडास्टिक वेरिएंस, और हमारे पास फिर आर्च क्यू इफेक्ट्स का एविडेंस आ जाएगा। एस्टिमेशन कैसे करनी है, इन हेटेरोस्केडास्टिसिटी चैप्टर हमने ये भी देखा था कि जब हेटेरोस्केडास्टिसिटी हो तो पहले हम अपने मॉडल को ट्रांसफॉर्म करते हैं, इस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं कि जो रेजिडुअल का वेरिएंस है वो होमोसेडास्टिक हो जाए और फिर उसके बाद उस पर OLS अप्लाई करते हैं, एंड दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर्स। आई होप यू रिमेंबर दैट। ठीक है, तो आप फिर आर्च मॉडल को एस्टिमेट करने के लिए GLS का मेथड यूज करते हैं। अच्छा जी, अब आर्च हो गया हमारे पास, अब हम आ जाते हैं गार्च। आर्च और गार्च में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, आप देखेंगे तो दोनों कोई इतने नहीं है, क्योंकि सिर्फ आप देखें आर्च के आगे जी लगा दिया है तो दैट बिकम्स गार्च। ठीक है, ओके, सो वी हैव गार्च मॉडल। अब गार्च क्या है, गार्च है जर्नलाइज्ड आर्च मॉडल। जी इज फॉर जर्नलाइज्ड, generalized autoregressive conditional heteroscedasticity model.
सुनने में बहुत खौफनाक लगता है, लेकिन आपको ऑलरेडी आर्च का कॉन्सेप्ट बता दिया गया है। तो गार्च एक जर्नलाइज्ड कॉन्सेप्ट है, इसको देख लेते हैं। एक ड्रॉबैक है आर्च स्पेसिफिकेशन का जो एंजल ने प्रेजेंट की है, वो ये है कि जो आपका आर्च मॉडल है, इट लुक्स मोर लाइक अ मूविंग एवरेज स्पेसिफिकेशन देन एन ऑटो रिग्रेसिव स्पेसिफिकेशन। आर्च क्या है? ऑटो रिग्रेसिव। अच्छा, लेकिन अगर हम आर्च मॉडल को देखें तो वो मूविंग एवरेज प्रोसेस लगता है। आई होप यू शुड नो कि जो ए आर मॉडल होता है ऑटो रिग्रेसिव, मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑटो रिग्रेसिव में डिपेंडेंट वेरिएबल अपनी ही लैग वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसके राइट हैंड साइड पे उसकी ही लैग वैल्यू आनी चाहिए। अगर वाई टी है तो वाई टी माइनस वन वाई टी माइनस टू आना चाहिए। यहाँ पिछले केस में अभी हमने जो आर्च मॉडल पढ़ा उसमें एच टी था, तो एच टी माइनस वन एच टी माइनस टू आना चाहिए था फॉर ए आर। लेकिन उसकी ज़्यादा स्पेसिफिकेशन कैसी थी वो, जैसे हम इस मॉडल को निकाल भी लेते हैं अपना, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन, बल्कि यहाँ पे देख लेते हैं। इक्वेशन 6 को आप देखें ना, तो अगर ये ऑटो रिग्रेसिव है तो ऑटो रिग्रेसिव होने के लिए जो इक्वेशन 6 है या 7 है, उसमें एच टी के लैग्स आने चाहिए राइट हैंड साइड पे। इफ यू रिमेंबर हमने ऑटो रिग्रेशन ऐसे ही पढ़ी थी। लेकिन वो कह रहा है कि ये ऑटो रिग्रेसिव फॉर्म ज्यादा नहीं लग रही, ये तो मूविंग एवरेज फॉर्म लग रही है। मूविंग एवरेज में क्या होता है? हम कहते हैं कि कोई भी सीरीज एरर की लैग वैल्यू से, एरर की करंट और लैग वैल्यू से जनरेट होती है। तो आप देखें कि इसके राइट हैंड साइड पे एरर्स के लैग्स पड़े हुए हैं। तो ऑब्जेक्शन ये है कि जब इसका नाम ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडासिटी है, तो फिर इसमें ए आर टर्म्स नहीं है, ये तो मूविंग एवरेज टर्म्स शो करता है। तो इसलिए इस वजह से हम मूव करते हैं टुवर्ड्स गार्च मॉडल। ठीक है, गार्च पी क्यू मॉडल फॉर्म देख लेते हैं कैसी होती है। वही इक्वेशन है, मीन इक्वेशन वही है, वाई टी डिपेंड एक्स टी पे डिपेंड करता है। और ये अब हमारी इक्वेशन आ गई है। अब आप इसमें फर्क देखें पहले वाली इक्वेशन से, तो यू शुड बी एबल टू नोटिस कि यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर जो आपका वेरिएंस है एरर का, दैट इक्वल्स गैमा नॉट प्लस थीटा वन एच टी माइनस वन स्क्वायर प्लस एच टी माइनस टू स्क्वायर एंड अप टू थीटा पी एच टी माइनस पी स्क्वायर। इसमें हमने जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो वेरिएंस है, उसकी लैग वैल्यूज भी ऐड कर दी हैं, प्लस गैमा वन यू टी माइनस वन स्क्वायर अप टू गैमा क्यू यू टी माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो एरर की पास्ट वैल्यूज भी हैं और वेरिएंस की पास्ट वैल्यूज भी हैं। अब ये ज्यादा अपने नाम को जस्टिफाई कर रहा है क्योंकि इसमें ए आर टर्म्स भी हैं जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल की लैग वैल्यूज हैं, और इसमें मूविंग एवरेज टर्म्स भी हैं। अगर हम इसको जर्नलाइज्ड फॉर्म में, समेशन फॉर्म में लिखें तो गैमा नॉट एज इट इज आ गया, जो एच टी माइनस वन स्क्वायर वाली टर्म्स थी उसका सम लिख लिया, और जो यू टी माइनस वन स्क्वायर वाली टर्म्स थी अप टू क्यू, उनका स्क्वायर लिख लिया, सम लिख लिया। अच्छा, now this says that the value of the variance scaling parameter ht now depends both on past values of the shocks, which are captured by the lagged square residual terms, and on past values of conditional variance itself, which are captured by lagged ht terms। ठीक है, तो एरर की पास्ट वैल्यू पे भी डिपेंड करता है वेरिएंस, और उसकी अपनी ही पास्ट वैल्यूज पर भी डिपेंड करता है। It should be clear by now that for p equals 0, the model reduces to arch Q model. मतलब आपका अगर जो h वाली टर्म्स है वो ज़ीरो हो जाए तो वो वही आर्च मॉडल बन जाएगा। ठीक है, एच टी माइनस वाली सारी टर्म्स अगर ज़ीरो के इक्वल हो जाएंगी, p ज़ीरो हो जाएगा, तो दैट मीन्स आपका मॉडल बी इक्वलेंट टू आर्च। तो इन दिस फॉर्म दिस इज कॉल्ड गार्च मॉडल। क्या फर्क है? आर्च में सिर्फ आपका जो वेरिएंस होता है वो एरर की लैग वैल्यू पर डिपेंड करता है,
और गार्च मॉडल में वो दोनों पर डिपेंड करता है, एरर की लैग वैल्यू पर भी और वेरिएंस की अपनी लैग वैल्यू पर भी। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गार्च पीक्यू मॉडल। उसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो गार्च 1-1 है। अब गार्च 1-1 क्या होगा, एक लैग ही उसका अपना होगा और एक लैग ही एरर का होगा। सो दिस इज गार्च 1-1 कि जो वेरिएंस है वो अपने एक लैग पर डिपेंड करता है और एरर के भी एक लैग के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। This model specification usually performs well and is easy to estimate because it has only three known parameters, that is gamma naught, gamma 1 and theta 1। ठीक है जी। सो यहाँ तक ही था हमारा आर्च और गार्च का कॉन्सेप्ट। बहुत बेसिक है ये कॉन्सेप्ट सारा, आप लोगों की कोर्स के हिसाब से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जस्ट कीप इन माइंड कि आपका जो आर्च मॉडल है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक टाइम सीरीज, जिसमें वेरिएंस हेटेरोस्केडास्टिक होता है। उसमें हमारे पास अनकंडीशनल वेरिएंस सुटेबल नहीं होता, क्योंकि अनकंडीशनल वेरिएंस लॉन्ग रन वेरिएंस होता है और वो कांस्टेंट होता है। लेकिन जो फाइनेंशियल टाइम सीरीज होती है उनमें वोलेटिलिटी क्लस्टरिंग का फिनोमेना होता है। There are periods of low volatility and then there are periods of high volatility. तो इस केस में we use conditional variance, which is the short run variance and which is heteroscedastic variance. तो उसके लिए हम फिर आर्च मॉडल यूज करते हैं। और आर्च मॉडल अपनी बेसिक फॉर्म में यही है कि आपकी जो एक मेन इक्वेशन होगी वो मीन इक्वेशन होगी, उसके अलावा आपकी एक वेरिएंस की इक्वेशन होगी जिसमें जो आपका वेरिएंस होगा दैट वुड डिपेंड ऑन द लैग्ड स्क्वायर वैल्यूज ऑफ द एरर टर्म, क्योंकि एंजल ने आइडिया प्रेजेंट किया था दैट द वेरिएंस ऑफ द रेजिडुअल डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री पर डिपेंड करेगा तो हमारी वेरिएंस की इक्वेशन आती है लाइक इन इक्वेशन 3। ऑलराइट, सो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको फिर भी कोई इश्यू लगे तो आप लोग मुझसे यूनिवर्सिटी में पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह हमें अगर टाइम मिल गया तो मैं लाजमी आपको ये टॉपिक एक दफ़ा रिवाइज भी कराने की कोशिश करूँगी ड्यूरिंग क्लास। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।